बात नहीं बेटी। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां से जितनी भी बेंजीन की रिएक्शंस हैं वही रिएक्शंस आपको टफ भी लगेंगी अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, और यहीं से रिएक्शन तुम्हें फिर आसान भी लगेंगी अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया। समझ आई बात? तो मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा जिससे कि सारी चीजों को आपको यहाँ पे समझ आ जाए। एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था कि जो बेंजीन वाले कंपाउंड है या फिर हेलोएल्केन्स हैं, जिसमें हम स्पेशली हेलोएल्केन की बात कर रहे थे, वाई हेलोएल्केन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, कहा था ना क्वेश्चन। तो हेलोएल्केन्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का मतलब क्या है कि वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन कर रहा था। बस यहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे बात करनी है हेलो एरीन्स के बारे में। तो ये है हमारा हेलो एरीन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको कंसिडर किया, Cl में यहाँ पे मान रहा हूं, उसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन इसका नाम। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कर रहा है? ऐसा इसलिए कि क्लोरीन के पास में होते हैं लोन पेयर्स, इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं, और जब बेंजीन अपनी तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा क्योंकि बेंजीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और यहां से रेजोनेंस स्टार्ट होगा। और रेजोनेंस स्टार्ट होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ पोजीशंस दिखेंगी कि जिन जिन पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो यहाँ क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, बाकी डबल बॉन्डेड ऐसे रहेंगे। अब क्या होगा, ये बॉन्ड बनाएगा और ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारी नई पोजीशंस किस तरह से डेवलप होगी कि बेंजीन के साथ में या डबल बॉन्ड क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, और इसके साथ में डबल बॉन्ड यहाँ बना है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। क्लियर? आगे क्या होगा, फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और ये डबल बॉन्ड आगे जाके क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट होने के बाद जो तीसरी के बाद चौथी हमारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर डेवलप होती है, वो कुछ इस तरह से दिखेगी कि क्लोरीन के साथ Cl डबल बॉन्ड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज। और लास्ट में क्या होने वाला है, लास्ट में होगा कि ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और ये वापस अपनी पोजीशन पे जैसा था। तो नेक्स्ट हमारा जो लास्ट स्ट्रक्चर डेवलप होता है इस पॉइंट से, वो कुछ इस तरह से दिखेगा, दैट इज बेंजीन और डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। याद रखने की एक चीज इसमें क्या है कि इसमें कितने स्ट्रक्चर होंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ और वही फिफ्थ। रेजोनेंस में हमेशा पहली बात तो 5 स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं। अगर 4 बने, समझ लीजिए कोई गड़बड़ आप कर रहे हैं, 3 बने तो गड़बड़ कर रहे हैं, 6 बने तो गड़बड़ कर रहे हैं, 5 में आपका काम खत्म होना चाहिए। क्लियर? अब इसमें एक पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझो, यहां पे हर बार, ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज रुक रहा, जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आके रुक रहा है, वो कौन कौन सी पोजीशन पे आकर रुक रहा है। तो इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आके रुका, एक बार इस पोजीशन पे आके नेगेटिव चार्ज रुका, और एक बार इस पोजीशन पे जाके नेगेटिव चार्ज रुका। पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बेंजीन के साथ में, ठीक है, जो मान लीजिए कोई हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा, तो पहले हमने बेंजीन के बारे में क्या डिस्कस किया था कि जो बेंजीन होता है, अगर वो मान लीजिए कि किसी भी पोजीशन पे किसी ग्रुप को जोड़ रखा है, so that position will be considered as a head position of the benzene. क्लियर? इसके पास की जो दोनों की दोनों पोजीशंस हैं, इन पोजीशंस को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो पोजीशन। जिसे स्मॉल ओ से भी रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं, ऑर्थो पोजीशन। यहाँ पे इस पोजीशन को क्या कहते हैं, मेटा पोजीशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, और सेम ये भी क्या हो जाएगी, मेटा पोजीशन। स्मॉल एम से ही यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जो लास्ट वाली एक पोजीशन बचती है या नीचे वाली, इस पोजीशन को हम कहते हैं दैट इज पैरा पोजीशन, और इस पैरा पोजीशन को क्या कहेंगे, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट। अब ध्यान से एक चीज समझो, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल होता है भाई जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी कौन कौन सी पोजीशंस पे आके इससे बॉन्डिंग कर सकती है। ध्यान से देखो, ऑर्थो पोजीशन से, पैरा पोजीशन से,
और ऑर्थो पोजीशन से, मेटा पोजीशन से नहीं कर सकती। मतलब अगर आप इस वाले बेंजीन को, क्लोरो बेंजीन वाले कंपाउंड को कभी भी आगे जाके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में लेके जाओगे, तो जो भी सब्सटेंस आप उससे जोड़ोगे, जो भी बॉन्डिंग आप नई बनाने की कोशिश करोगे, वो नई बॉन्डिंग कहां पे आके जुड़ेगी, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। सिंपल सा कंसेप्ट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं एक रिएक्शन यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक क्लोरीन लिया है बेंजीन की सरफेस पर, और मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक CH3 Cl से रिएक्शन करानी चालू है। ऊपर से इस रिएक्शन को सही करने के लिए हमने यहाँ पे एक लुईस एसिड यानी कि एनहाइड्रस AlCl3 को यहाँ पे अप्लाई किया। लुईस एसिड कहते हैं हम इसको, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस का मतलब होता है सूखा हुआ। ये एनहाइड्रस AlCl3 करता क्या है, ये यहां से एक तरीके से मतलब क्लीवेज की प्रॉपर्टी को बढ़ाएगा। क्लीवेज करने का मतलब क्या है कि ब्रेक डाउन। क्लोरीन का नेचर क्या है, पार्शियली नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है कार्बन से, तो पार्शियली पॉजिटिव। इसकी हेल्प से क्या होगा, ये जो है क्लोरीन पूरा का पूरा यहाँ से डिटैच होगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, और दो बॉडी यहाँ से तैयार हुई। एक CH3 के साथ में पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक क्लोरीन के साथ में नेगेटिव चार्ज हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो CH3 पॉजिटिव वाला है, ये इनमें से ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे चिपक सकता है, मेटा पोजीशन पे नहीं जाएगा। और जो ये क्लोरीन है, ये यहां से निकलने वाला हाइड्रोजन जो होगा इस क्लोरीन के साथ अटैच होगा और HCl की फॉर्मेशन करेगा। तो फॉर्मेशन क्या होगी, फॉर्मेशन होगी भाई कि यहाँ पे बेंजीन पहले ऐसा हमारे पास था, क्लोरीन यहाँ था, तो ऑर्थो पोजीशन पे या तो आप अपना CH3 को जोड़ेंगे या फिर पैरा पोजीशन से जोड़ेंगे, पैरा पोजीशन पे CH3 को। फॉर्मेशन जब आप रिएक्शन को करेंगे तो होगी दोनों की, लेकिन माइनर किसकी होगी, मेजर किसकी होगी, इस चीज का आपको अंदाजा होना चाहिए। माइनर कब होती है, जब बॉडी आपस में बहुत करीब होंगी। जैसे मान लीजिए क्लोरीन के पास में यहाँ पे क्या है, CH3 है, तो एक इनका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जनरेशन होगा, जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन है वो जनरेट होगा, और ये आपस में बड़े दूर भागना चाहिए, जिसकी वजह से इसको हम कह रहे हैं कि ये माइनर प्रोडक्ट बना। और इस वाले पोर्शन में आप देख रहे हो कि दोनों का जो बेसिकली दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा क्या है, दूर है। और दूर होने की वजह से यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने के चांसेस घटेंगे, दूसरी तरफ इनकी एक सिमेट्री भी होगी, ये बिल्कुल एक सिमेट्रिक पोर्शन में जुड़े हुए। तो हम इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे ये जो कंपाउंड है यार, मेजर इन पोर्शन। जब आपने एक टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करी तो दोनों चीज बनेगी, ये ध्यान रखिए, लेकिन कौन सी माइनर बनेगी कौन सी मेजर बनेगी आपको पता होना चाहिए। समझ आ गया कंसेप्ट। अब इसी के बेस पे एनसीईआरटी में कुछ रिएक्शंस दी हुई, तो खोलो एक बार। एनसीईआरटी कुछ रिएक्शंस हैं डायरेक्टली जो यहाँ पे दी हुई हैं, उनको ध्यान से समझिए। पहली रिएक्शन दी हुई है दैट इज हेलोजिनेशन रिएक्शन, पेज नंबर 314। दूसरी रिएक्शन है नाइट्रेशन, तीसरी रिएक्शन है सल्फोनेशन, और चौथी रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। मिल गई, यस सर। ठीक है, तो चारों रिएक्शंस को वन बाय वन देखते हैं। पहली रिएक्शन को अगर हम यहाँ पे देखें, पहली रिएक्शन क्या है, दैट इज क्लोरीनेशन। तो अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है जिसमें बेंजीन की सरफेस पे क्लोरीन लगा हुआ है और मुझे क्लोरीनेशन कराना है, तो क्लोरीनेशन में मुझे क्या जोड़ना होगा, Cl2। और ये Cl2 किसकी प्रेजेंस में जोड़ रहे हैं, एनहाइड्रस AlCl3 डाल दो या FeCl3 डाल दो, दोनों के दोनों लुईस एसिड है, लेकिन इस केस में FeCl3 ज्यादा अच्छा काम करता है। क्यों करता है इसका मैं लुईस एसिड का एक पोर्शन बताऊंगा, उसके अंदर सारा आप समझ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन के साथ में क्या हुआ भाई, एक क्लोरीन जो है, मान लीजिए ये क्लोरीन में सिंपल तरीके से बताता हूँ, ये दो क्लोरीन थे आपके पास, इसकी वजह से क्या हुआ, एक जो है बॉन्ड इस तरह से टूटा कि एक क्लोरीन तो नेगेटिव बन गया और एक क्लोरीन क्या बन गया, पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, पॉजिटिव वाला क्या होगा, या तो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, बात एक ही है। तो ये दोनों के दोनों पोर्शन मिलके कौन से प्रोडक्ट बनाएंगे कि बेंजीन की सरफेस पर क्लोरीन चिपका हुआ है तो ऑर्थो पोजीशन पे आ सकता है, और इसके साथ साथ पैरा पोजीशन पे आ सकता है। मेटा पे नाम बिल्कुल, मेटा पे क्यों नहीं आएगा, रेजोनेंस का रीजन है ही आपके सामने।
समझ आ गई बात? यस सर। दूसरे केस में देखो नाइट्रेशन, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, रिएक्शन किस तरह से मैंने यहाँ पे लिखी है। कौन सी रिएक्शन थी? क्लोरीनेशन, सॉरी हैलोजिनेशन। नेक्स्ट देखो दूसरी रिएक्शन पे चलते हैं। नाइट्रेशन रिएक्शन को समझो भाई। नाइट्रेशन का मतलब क्या है? दैट इज NO2 को जोड़ना है अपने को यहाँ। NO2 का नेचर कैसा है मैंने आपको पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी है इसके पास खींचने की सबसे बेहतर है, ठीक है। तो नाइट्रेशन के केस में हम क्या करेंगे कि पहले इसको नाइट्रेशन को जोड़ना सीखो, किस तरह से जोड़े, ठीक है। देखो आपने क्या किया, यहाँ पे बेंजीन लिया, सरफेस पे क्लोरीन लगा हुआ है। आपने अगर नाइट्रेशन रिएक्शन करनी है तो दो रिएजेंट उसपे एक साथ डालने पड़ेंगे। पहली बात तो आपको HNO3 को डालना पड़ेगा और इसके साथ आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 भी अप्लाई करना पड़ेगा। भाई H2SO4 क्यों डाल रहे हैं अगर हम नाइट्रेशन कर रहे हैं? तो बहुत साधारण सी बात है। देखो आमतौर पे HNO3 का टूटने का रीजन कैसा होना चाहिए? H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। क्यों? क्योंकि HNO3 जो है वो एक एसिड है तो H पॉजिटिव रिलीज करता है, लेकिन H2SO4 की प्रेजेंस में H2SO4 HNO3 को ऐसे तुड़वाता है कि इसमें OH तो नेगेटिव आता है और NO2 पॉजिटिव आता है। फिर से समझ लो, तो आप क्या कहोगे कि H2SO4 की वजह से ये HNO3 एक तो OH नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव की तरह से ब्रेक डाउन कराएगा। और अपने को क्या चाहिए भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में? केवल पॉजिटिव। तो केवल जब पॉजिटिव की बात की जाएगी तो आप कहोगे कि बेंजीन की सरफेस पे जो क्लोरीन लिखा हुआ है या तो इसके साथ में ऑर्थो पोजीशन पे NO2 यहाँ आएगा और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, Cl के साथ में यहाँ पे आ जाएगा NO2 पैरा पोजीशन पे। और मेजर कौन सा है माइनर कौन सा आपको पता है, पैरा पोजीशन वाला मेजर है, ऑर्थो वाला माइनर। क्लियर हो गया? ऐसी सल्फोनेशन वाली रिएक्शन को समझो। मैं बाकी जो सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट है वो दोनों का समझा रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो उसको देखो, सल्फोनेशन वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है कि वहां पे सल्फोनेशन के लिए आपको डायरेक्टली केवल कंसंट्रेटेड H2SO4 को अप्लाई करना है और थोड़ा सा हीट किया है। तो वहां पे देखो आमतौर पे क्या होता है कि H2SO4 कैसे टूटता है? H पॉजिटिव और उसके साथ साथ SO4 2 नेगेटिव, इसमें आमतौर पे टूटता है। लेकिन जब आप इसे हीट करके इस रिएक्शन के अंदर करते हैं तो किस तरह से टूटेगा? OH नेगेटिव और HSO3 पॉजिटिव। समझ आई बात? तो फिर से बोल रहा हूँ, OH नेगेटिव और HSO3 पॉजिटिव। अब HSO3 पॉजिटिव वाला कहां पे जाएगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन में। किसके साथ? जब आप क्लोरीन के साथ में जो बेंजीन वाला रिएक्शन कर रहे हैं। समझ आ गया? तो ऑर्थो पोजीशन पे आपका SO3H आएगा और पैरा पोजीशन पे आपका SO3H आएगा। तो दो तरीके के कंपाउंड वहां से बन जाएंगे, बहुत सिंपल है। ऐसे ही एक जो चौथी रिएक्शन है, ठीक है, इस रिएक्शन का नाम है दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो हिस्सों में बांटी हुई है। पहला हिस्सा फ्रीडल क्राफ्ट का है दैट इज नोन एज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरे हिस्से में लिखा हुआ है फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन। बहुत सिंपल सी रिएक्शन कही गई है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर आप देख रहे हो एल्काइलेशन के पोर्शन में CH3 जुड़ रहा है। प्रोडक्ट की तरफ देखो पहले। यस सर। मतलब जैसा प्रोडक्ट आपके पास है कि उसमें एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है, मतलब कि CH3 जोड़ लो या तो C2H5 जोड़ लो, ठीक है, इस तरह से कोई कंपाउंड जोड़ सकते हैं लेकिन एल्काइल वाला। और दूसरे में लिखा हुआ है एकाइल एकाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन। एकाइलेशन के पोर्शन में आप क्या करेंगे? CH3CO को जोड़ रहे हो आप, ध्यान से देखो, जहां पे पहले CO लिखा है फिर CH3 लिखा है। यस सर। तो एकाइल का जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है CH3COCl। तो जब आप इस पे रिएजेंट डालेंगे एनहाइड्रा ClCl3 तो Cl वहां से भागेगा और CO पॉजिटिव बनेगा और CH3 आपके साथ पीछे चिपका हुआ ही है। यस सर। तो CO की तरफ से बॉडी चिपक रही है बेंजीन वाले कंपाउंड। समझ आई बात? दोनों पोर्शन बनाने आने चाहिए। ऑर्थो पे कैसे बनेगा, पैरा पे कैसे बनेगा। लेकिन फिर से बता रहा हूं, फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन और एल्काइलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ठीक है। अब ध्यान से यहां देखियो, इस रिएक्शन के अंदर हमने क्लोरोबेंजीन लिया था, CH3Cl लिया, एनहाइड्रा ClCl3 देखो बुक में देखो, एनहाइड्रा ClCl3 डाला, क्या जोड़ रहा हूं मैं यहाँ पे? CH3 जोड़ रहा हूँ। कौन सी रिएक्शन है?
फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, अल्काइल ग्रुप जोड़ रहे हैं आप इसमें। लेकिन अगर मैं यहीं पे CH3Cl की जगह CH3COCl लिख देता तो उसको कह देता मैं अकाइलेशन रिएक्शन। बस सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमारा जो रिएक्शन वाला पोर्शन है वो खत्म हुआ। अभी हमारी दो रिएक्शन और बची हुई है, दैट इज फिटीग रिएक्शन और वुड्स फिटीग रिएक्शन। इसके अलावा हम नेमिंग रिएक्शन की भी दो रिएक्शंस की और बातें करेंगे। इसमें एक रिएक्शन आएगी फिंकल स्टीन रिएक्शन और एक आएगी स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो इन सारी रिएक्शंस को मैं एक साथ नेमिंग रिएक्शन के पोर्शन में यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, लिखो, इसको नोट कर लो, नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शन में सबसे पहली हम रिएक्शन देख रहे हैं, सुन लो ध्यान से, दैट इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। सभी को याद होगी वैसे तो। वुड्स रिएक्शन में आपको मैंने समझाया था कि डबलिंग ऑफ रिएक्शन होती है। डबलिंग का मतलब है कि एक चीज डबल हो जाएगी दूसरे के जैसे। करना क्या था इसके अंदर, मान लीजिए अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है जैसे कि CH3Cl और मैंने उसको दो सोडियम एटम के साथ में रखा, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स को, क्लोरीन CH3, याद है? जब हमने इसके ऊपर ड्राई ईथर को अप्लाई किया था तो क्या हुआ यहाँ पे कि जो सोडियम था इसने दोनों क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और यहाँ पे हमारे पास 2NaCl मॉलिक्यूल बाहर विद CH3 एंड CH3। इसको कहते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स के ही देख रेख में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फिटीग। क्या था? फिटीग। और फिटीग ने एक अपनी रिएक्शन ऐसी दी, इसलिए दूसरी रिएक्शन को हम पढ़ रहे हैं, दैट इज फिटीग रिएक्शन। फिटीग ने क्या कहा, देखो वुड्स ने जो बात कही थी वो एल्केन्स के लिए कही थी, मतलब सिंपल ओपन चेन के लिए कहा था वुड्स ने जो बात कही। तो फिटीग क्या कह रहा है? फिटीग कह रहा है बेंजीन वालों के लिए। ये कहता है कि अगर आपके पास में बेंजीन है और इस बेंजीन के साथ में क्लोरीन चिपका हुआ, आप इसके साथ भी दो सोडियम के एटम लीजिए और सेम इसके जैसा एक और मॉलिक्यूल ले, ठीक है? तो यहां से क्लोरीन हो गया। अब क्या होगा, ये दोनों के दोनों क्लोरीन सोडियम के साथ में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो भैया इनका प्यार यहां से है, ठीक है? अब क्या होगा, ऊपर से क्या डालना पड़ेगा आपको, फिर से ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर डालने के बाद दोनों के दोनों बेंजीन आपस में क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो एक बेंजीन ये है भाई और दूसरा बेंजीन ये रहा, ठीक है? और क्या बाहर निकलेगा, दैट इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। ये किसका है, फिटीग की रिएक्शन। सिंपल समझ आ गई। साइंटिस्ट लोग ने अपना काम कर गए, NCERT वाले बड़े हराम जाते, इन्होंने दोनों के नाम पे मिला के एक रिएक्शन और बनाया, वुड्स फिटीग रिएक्शन। हाँ, इस रिएक्शन का नाम है वुड्स फिटीग रिएक्शन। अब वुड्स फिटीग रिएक्शन में क्या करना है भाई, एक मॉलिक्यूल तो आप इसका उठाओ, ये लो जी CH3Cl, एक मॉलिक्यूल इसका उठाओ, ठीक है? दो सोडियम के एटम बीच में रखें और एक मॉलिक्यूल आपने कर लिया बेंजीन की सरफेस पे CH, दोनों को मिला के क्या करना, ड्राई ईथर डाल दिया। तो क्या होगा, फिर से ये सोडियम ने इनके साथ, दोनों क्लोरीन के साथ अपना प्यार किया, तो 2NaCl आपका एक्सक्रिएट हुआ, बाहर निकला बाय प्रोडक्ट, और दूसरी तरफ क्या बन गया, बेंजीन की सरफेस पर मिथाइल बेंजीन। भैया ये थी तीसरी रिएक्शन, क्लियर? चौथी रिएक्शन पे आते हैं, दैट इज नोन एज स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है? चलिए, चौथी रिएक्शन का नाम है दैट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या कहता है, स्वार्ट्ज समझा रहा है कि अगर आपको कभी भी अरे कुछ भी लिख लो यार स्वार्ट्ज के नाम पे, ठीक है? स्वार्ट्ज रिएक्शन। चलो, स्वार्ट्ज रिएक्शन ने क्या समझाया, स्वार्ट्ज ने समझाया कि अगर आप हेलो एल्केन्स के अंदर कभी भी फ्लोरीन वाला कंपाउंड बनाना चाहते हो तो आप किसी भी नॉर्मल हेलो एल्केन के दूसरे कंपाउंड को लीजिए और उसे फ्लोरीन के साथ में एक्सचेंज कर दीजिए। इसने मेथड यूज किया था, दैट इज हैलोजन एक्सचेंज मेथड। और हैलोजन एक्सचेंज मेथड के अंदर इसने कैसे रिएक्शन किया था वो समझिए। तो पहले इसने मेथड कौन सा यूज किया, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। इस हैलोजन एक्सचेंज ये क्या कहता है
मान लीजिए कि आपके पास में जैसे CH3I वाला कंपाउंड है, या फिर आपके पास में CH3 ब्रोमीन वाला कंपाउंड है, या फिर आपके पास CH3Cl वाला कंपाउंड है, तीनों में से कोई भी एक कंपाउंड है, और आप इसे फ्लोरीन में बदलना चाहते हैं, तो क्या करो, आप इसे डायरेक्टली AgF से रिएक्शन कराओ। ठीक है, AgF नहीं है आपके पास, सिल्वर फ्लोराइड नहीं है, आप मर्क्यूरी फ्लोराइड से इसका रिएक्शन कराना, Hg2F, मर्क्यूरी फ्लोराइड। ठीक है, ये भी नहीं है, एक और है एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, SbF3 से रिएक्शन कराना, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, अगर आप तीनों से कोई भी रिएक्शन कराएं तो ये इतनी तेजी से रिएक्शन होगी कि फ्लोरीन इनकी पोजीशन से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्टली आपका जो मेन प्रोडक्ट होगा वो CH3F ही होगा सभी केसेस। समझ आई बात? तो ये इकलौती ऐसी रिएक्शन है हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स के अंदर जो फ्लोरीन के कंपाउंड्स को बना रही है, इसलिए स्वार्ट्ज रिएक्शन इंपोर्टेंट। बाकी रिएक्शंस के अंदर फ्लोरीन के अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ ना कुछ आ ही रहा है बार बार, बट इस केस में ध्यान रखिए इकलौती रिएक्शन। और लास्ट रिएक्शन, नोट द लीस्ट रिएक्शन। तो ठीक है, यहाँ पे आपने 4 के बाद में 5th जो पढ़नी है, दैट इज नोन एज फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ये भी हैलोजन एक्सचेंज के बेस पर है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। फिंकल-स्टीन क्या कहता है कि भाई अगर कभी आयोडीन वाला आराम से ना बने तो आओ मेरे पास, हम बनवाएंगे। आपने लिया CH3Cl या फिर CH3Br, तो आपने क्या करना है, इसको पास कर देना है सोडियम आयोडाइड से, और ऊपर से थोड़ा सा ड्राई एसीटोन भी डालना है। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3। ठीक है, तो ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में जब आप इस रिएक्शन को कराते हैं तो डायरेक्टली क्या होगा, जहां पे आयोडीन है वहां पे क्लोरीन या ब्रोमीन आ जाए, सिंपल सी बात है, और उनकी पोजीशन आपस में एक्सचेंज हो जाएगी। तो मेन प्रोडक्ट आपका CH3I ही होगा इसके अंदर। तो यहां से आप आयोडीन वाला कंपाउंड बनाते हैं, यहां से फ्लोरीन वाला कंपाउंड बनाते हैं। 5 नेम रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पेपर में एक ना एक आएगी, 100% आई। इसके अलावा एक रिएक्शन और है जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की लिस्ट में है, दैट इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि सैंडमेयर से 4 चीजें बना के दिखाई। ठीक है, आप क्या कर सकते थे, उससे क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हो, आप उससे आयोडोबेंजीन भी बना सकते हो, ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हो। ठीक है, और फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं सैंडमेयर वाली पार्ट से। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग नहीं बनाते, आगे जाके हम पढ़ेंगे, वैसे टेंशन मत लो कि फ्लोरीन भी बनाना सिखाएंगे वहां पे। लेकिन चौथी चीज हमने वहां पे क्या पढ़ी थी, दैट इज फिनोल बनाना सीख गए। तो इस चैप्टर के बाद जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो फिनोल से ही हम शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम होगा एल्कोहल, फिनोल और ईथर। ईथर